आइए समझते हैं किसान, जमींदार और राज, कृषि समाज और मुगल साम्राज्य लगभग 16वीं से 17वीं शताब्दी में भारत की स्थिति को। और क्लास 12th के इतिहास जो जैक्स द्वारा जारी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं उसे समझने जा रहे हैं। पहला प्रश्न, अकबरनामा की रचना किसने की? तो अकबरनामा की रचना इनके अकबर के दरबार में रहने वाले प्रमुख 9 रत्नों में से शामिल अबुल फजल ने की। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की। इसके अलावा इन्होंने आईने अकबरी की भी रचना की। अबुल फजल के भाई का नाम फैजी था। ये भी अकबर के दरबार में 9 रत्नों में शामिल थे। दूसरा प्रश्न, आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो अकबरनामा 3 भागों में विभक्त है और इसका जो तीसरा भाग है वो आईने अकबरी है और आईने अकबरी के भी 5 भाग हैं। तो ध्यान रखने योग्य बात है, आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो 5 भाग। अकबरनामा के 3 भाग और आईने अकबरी के 5 भाग। अकबरनामा का तीसरा भाग जो है आईने अकबरी है और आईने अकबरी का 5 भागों में बटा है, अर्थात 5 जिल्द में। अगला प्रश्न, 16वीं 17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में कितने प्रतिशत लोग गांव में रहते? तो 16वीं 17वीं शताब्दी में लगभग 85% जनसंख्या गांवों में निवास करती थी। 85% जनसंख्या गांवों में निवास करती थी 16वीं 17वीं शताब्दी के दौरान। अगला प्रश्न, मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत से किसानों के लिए आमतौर पर किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? किस नाम का प्रयोग? तो किसानों के लिए असामी, रैयात, मुजरियान, किसान, काश्तकार, ये सभी शब्द प्रयोग किए जाते थे। तो इसका जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। इनमें से सभी हो जाएगा, प्रयोग किया जाता था किसानों के लिए। असामी, किसान, मुजरियान, रैयत, सभी प्रयोग किया जाता था किसानों के लिए 16वीं 17वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, रबी फसल किस ऋतु में होती थी? तो रबी फसल पतझड़ की ऋतु में होती थी, बसंत की ऋतु में होती थी। खरीफ फसल पतझड़ में होती थी, जबकि रबी फसल ये बसंत में तैयार होती थी। तो इस चैप्टर में होती थी मतलब तैयार होने का के संदर्भ में है। तो बसंत में होती थी रबी फसल, जबकि पतझड़ में तैयार होती थी खरीफ फसल। खरीफ फसल के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और रबी के लिए कम पानी की ज़रूरत होती है। अगला प्रश्न, मुगल काल में भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल कौन सी थी? तो मुगल काल में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा थी। चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा ये मुगल काल में सर्वाधिक उपजाने वाली फसल थी। अगला प्रश्न, भारत में 17वीं सदी में जो भी फसल के रूप में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आई उसका क्या नाम था? जो फसल आई थी तो उसका नाम था मक्का। ये मक्का ही आई थी 16वीं 17वीं शताब्दी में। अमेरिका से आई थी और अफ्रीका स्पेन के रास्ते होते हुए आई थी। अगला प्रश्न, 16वीं सदी में भारतीय गांवों में अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई। तो अनेक बाहरी ताकतें आई वो, तो यहाँ पर मुगल तो आई ही थी और साथ में साथ जो 16वीं 17वीं शताब्दी में आया वो मुद्रा और बाजार का भी विकास हुआ और व्यापार का भी विकास हुआ। तो कहने का संदर्भ यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार से है, तो इसमें इनमें से सभी होगा। अगला, तंबाकू पर किस मुगल शासक ने प्रतिबंध लगाया? तो तंबाकू पर जहांगीर ने प्रतिबंध लगाया था। जहांगीर, इन्होंने तंबाकू पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद औरंगजेब भी लगाया था, ध्यान रखने योग्य बात है। और चरस, गांजा ये सब पर भी प्रतिबंध लगाया था औरंगजेब ने, लेकिन जहांगीर ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया था पहले ही। तो ये जहांगीर जो है इन्हें न्यायपीर शासक कहा जाता है, क्योंकि ये न्याय के लिए हमेशा तत्पर थे और दिल्ली में यमुना नदी के तट पर एक न्याय का घंटा लगाया था। कोई भी फरियादी साधारण व्यक्ति से साधारण व्यक्ति भी आकर घंटा बजाकर सम्राट से न्याय की गुहार कर सकता था। और इन्हीं के काल में, जहांगीर के काल में कला और साहित्य का विकास हुआ था। कला, ये चित्रकला के बेहद शौकीन थे। अगला प्रश्न,
पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था। तो पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसे कहा जाता था मुकदम भी कहा जाता था। तो मुकदम, पंचायत के सरदार को मुकदम कहा जाता था। इसकी नियुक्ति ग्राम पंचायत के द्वारा की जाती थी और ग्राम पंचायत में बूढ़े बुजुर्गों का जमावड़ा होता था। अधिकतर बूढ़े लोग होते थे और ऊंचे घराने से एक ऊंचे जातियों के एक लोग भी सम्मिलित होते थे। इसके अलावा पुश्तैनी संपत्ति का अधिकार रखने वाले लोग भी मिलकर मुखिया का चुनाव करते थे और बाद में जमींदार से मंजूरी लेनी पड़ती थी। तो इन्हीं को कहेंगे मुकदम, मुखिया को ही मुकदम कहेंगे। इसका कार्य, मुख्य कार्य आय व्यय का हिसाब रखना था पटवारी के साथ मिलकर। पटवारी इसका सहयोगी होता था। अगला प्रश्न, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल था। ये भी इसके दरबार में 9 रत्नों में से एक था, टोडरमल। अगला प्रश्न, आईने अकबरी अकबरनामा के किस खंड से? तो मैंने पहले ही बताया कि अकबरनामा का तीसरा खंड आईने अकबरी था। तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीय खंड। और आईने अकबरी का 5 खंड था। मुगलकालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल था। तो मुगलकालीन ऐतिहासिक स्रोत में ऐतिहासिक ग्रंथ भी शामिल है, सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज भी, और उस कालांश की इमारतें एवं स्मारक, उस समय जो कुछ भी बने हुए थे, प्राचीन मंदिर, मस्जिद, जो भी इमारत बनी थी, किला, सारे उसी ऐतिहासिक स्रोत के अंतर्गत शामिल है। अगला प्रश्न, आईने अकबरी के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में कुल कितनी फसलें होती? तो सिंचाई वाले क्षेत्र में वर्ष में 3 फसलें होती थी, जबकि नहीं सिंचाई वंचित वाले क्षेत्र में 2 फसल होती। तो सिंचाई वाले क्षेत्र में 3 फसल। अगला प्रश्न, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम अकबर को माना जाता है कि इस तंबाकू का प्रयोग सर्वप्रथम अकबर ने किया था। और तंबाकू पुर्तगाल से आया था। अकबर एक न्यायपीठ शासक इन्हें भी कह सकते हैं। ये सर्वधर्म सुलह की नीति अपनाए हुए थे। ये सभी को एक साथ लेकर, सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलते थे। इन्होंने जजिया कर पर पाबंदी लगा दिया था, जो गैर मुस्लिमों से लिया जाता था धार्मिक कर। इन्होंने तीर्थ यात्रा कर पर भी पाबंदी लगा दी थी। ये सभी धर्मों को एक साथ मिलाकर चलते थे, सभी धर्मों की बातों को सुनते थे और इन्होंने सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातों को मिलाकर मजहर की स्थापना की थी। ये दीन इलाही नामक धर्म भी चलाया था। ये हिंदू मित्र के मृत्यु हो जाने पर शर्म का मुंडन करवाता था। हिंदू दीपावली त्यौहार आने पर, होली आने पर रंग में सराबोर हो जाता था। दीपावली आने पर दियो से पूरे महल को सजाता था। अपने हिंदू पत्नी जोधाबाई के लिए राज दरबार में श्री कृष्ण का मूर्ति भी लगाया था। तो ऐसे थे महान अकबर। इन्होंने बहुत से क्षेत्रों को अपनी युद्ध नीतियों की वजह से और राजपूतों के सहयोग से जीता था। तो ये इसलिए अकबर को ग्रेट अकबर कहा जाता है। अकबर वास्तव में शक्तिशाली शासक थे।